हे एवरीवन, माय नेम इज संप्रीत। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, कल तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। एल क्लासिको जीते हमने, ऑब्वियसली सुपर कप का फाइनल जीता। लेकिन सुपर कप की फाइनल से मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मैच स्पेशली एल क्लासिको था। और एक और मैच हुआ था कल बेसिकली एक बॉक्स ऑफिस मैच था, यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का। वो मैच भी बहुत खतरनाक हुआ है। दोनों मैचेस की बात करेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में पूरा देखिएगा वीडियो को। मैं डिटेल्स में बात करूंगा दोनों ही मैचेस के बारे में। देखो, पहले एल क्लासिको के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कल का गेम में देखो क्या बोलूँगा, पहला एल क्लासिको जो ह्यूमिलेशन था, ये ह्यूमिलेशन से भी ऊपर का कुछ फ्रेज होता है ना, कुछ अवार्ड होता है, तो वो ऐड कर लो, ठीक है। उस तरीके का गेम था। अगर रेड कार्ड नहीं होता तो ये गेम 7-1 8-1 7-8 गोल तो बार्सिलोना आसानी से स्कोर कर देती। बहुत आसान था जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रहे थे। और पता नहीं यार, मैंने सुना था सऊदी अरब में ये सब पॉर्न वगैरह बैन है, पर कल तो दिखाया गया, हमें तो देखने को मिला। कल का गेम जो था, क्या बोलूँगा, टीनेजर्स बैंक्ड गैलेक्टिकोस, इस तरीके की टाइटल्स होनी चाहिए इस वीडियो के लिए। उस तरीके का गेम खेला है बार्सिलोना ने लिटरली। आप सोचो, पहला गोल पहला 10 मिनट बार्सिलोना का छोड़ दो आप। उस वक्त रियल मैड्रिड बहुत बेहतर खेली रही है। किलियन एम्बापे का गोल बहुत बेहतर था, अकेले बंदा। और बाल्डे का भी डिफेंडिंग खराब था, तो ओवरऑल एम्बापे का भी गोल बहुत बढ़िया था। तो उसके बाद जो बार्सिलोना ने स्टार्ट किया ना ह्यूमिलेशन, वो क्या बोलूँगा मैं, 30-35 या 40 मिनट तक ना रियल मैड्रिड का 15% पोजीशन था। सोचो, आप रियल मैड्रिड हो, गैलेक्टिकोस टीम बना चुके हो आप, और आपके पास 15% पोजीशन है। एक बार्सिलोना जिनको प्रॉब्लम से घिरी हुई है ऑलरेडी, उनको डैनी ओल्मो, पाओ विक्टर रजिस्टर नहीं हो रहा है उनसे। उनके पास प्लेयर्स नहीं है, लेफ्ट विंगर है ही नहीं बार्सिलोना में। आप उनके अगेंस्ट 15% पोजीशन रखने हो, इससे ज़्यादा मैं तो बोलूँगा 5-2 की स्कोर लाइन से ज़्यादा ह्यूमिलेशन ये चीज़ें है। और ह्यूमिलेशन पता है क्या है? रेड कार्ड के बाद जब बार्सिलोना खेल रही थी 10 मैन के साथ, तब जो मिडफील्ड था ना, आप टाइम टू टाइम देखोगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए बार्सिलोना इतना डोमिनेशन किया मिडफील्ड में। 11 मैन रियल मैड्रिड उनसे बॉल ही नहीं छीन पाए। इससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन नहीं हो सकती। आप पेड्री, कसाडो, तब तक गावी निकल चुका था शायद से। पेड्री, कसाडो और कौन खेल रहे थे, ओल्मो, फेरान टोरेस, लेवेंडोस्की, आप इनसे बॉल नहीं छीन पा रहे थे। ह्यूमिलेशन इस चीज़ का है। आपने कितना गोल स्कोर किया, गोल कितना खाया, वो तो है ही ह्यूमिलेशन। आप बॉल ही नहीं छीन पा रहे हो 10 मैन के अगेंस्ट। इनाकी पेना जो कि लो ऑन कॉन्फिडेंस चला था, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट खो दिया था फ्लिक ने अचानक से, उसको आप बीट नहीं कर पाए। और मैं जब भी देखता हूँ एम्बापे और इनाकी पेना ना, भाई कसम से इनाकी पेना हर एक शॉट सेव करता है किलियन एम्बापे की। पिछली एल क्लासिको में तो एम्बापे ने 6-7-8 शॉट लिया था, 7-8 शॉट अकेले 1v1 डिफेंड किया था इनाकी पेना। और कल के मैच में भी 2 बिग चांसेस एम्बापे ने जो शॉट्स लिए थे, वो दोनों ही चांसेस बहुत अच्छा सेव किया इनाकी पेना ने, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री किक जो रॉड्रिगो ने मारा है कल। देखो, मैं स्पेशली पहले बार्सिलोना की बात कर लेता हूँ, फिर रियल मैड्रिड की बात करता हूँ। तो प्लेयर बाय प्लेयर बात करोगे तो मैं क्या बोलूँगा, अपना जो फ्रंट थ्री है ना, हॉनेस्टली मैं एज ए बार्सिलोना फैन बताऊँ तो MSN के बाद ये फ्रंट थ्री जेन्युइनली उस तरीके के लगा है कि कंट्रीब्यूशन इक्वली गुड है सारे प्लेयर्स का। तुम लेवांडोस्की का वो पास देखो जो लामिन जमाल के लिए पहला गोल है, लामिन जमाल की फिनिशिंग देखो, रफीनिया की एसिस्ट देखो, रफीनिया की वर्क रेट देखो, उसकी गोल्स देखो, उसके सब कुछ। हमारी ये जो फ्रंट थ्री है ना MSN के बाद, मैं बोलूँगा इतने सालों बाद एक फ्रंट थ्री सिर्फ बार्सिलोना में नहीं, तुम वर्ल्ड फुटबॉल में भी देखो ऐसा फ्रंट थ्री आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बता दो, इससे बेहतर कोई फ्रंट थ्री मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा अपना अकाउंट, सच बता रहा हूँ। उस टाइम के बाद ये एक फ्रंट थ्री देखने के बाद जो इतना क्लिनिकल है अपना, इन प्लेयर्स के बारे में क्या बताऊँ। लेवेंडोस्की, उसका होल्ड अप प्ले इतना बेहतर था ना। बीच पे दिसंबर में उसका एक फॉर्म उसका ख़राब चल रहा था, वो ठीक है, बट उसने बोला था कि हम 2000 न्यू ईयर के बाद हम सॉर्टेड करेंगे चीज़ें, सिचुएशन को देखेंगे कैसे गलत गया क्या नहीं गलत गया, सब ठीक करेंगे। और उसने किया भी है। उसके होल्ड प्ले देखो, उसकी एसिस्ट देखो जो लामिन जमाल को उसने किया है, पेनल्टी तो उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। ओवरऑल गेम लेवेंडोस्की का बहुत ही बेहतरीन था। और लामिन जमाल की बात मैं क्या बोलूँगा, गैलेक्टिकोस की वो चीज़ है, पहले था रोनाल्डिनो, फिर था मेसी, फिर आ गया लामिन जमाल। सिंगल हैंडेडली बुली करते हैं एक साइड रियल मैड्रिड की। और धीरे, अभी वो 17 साल का है, सोचो अभी उसके करियर में कितने साल है पता भी नहीं होगा, 35 तक भी खेल जाता है बार्सिलोना के लिए। वो अभी 18 साल पड़ा है उसका करियर में। सोचो कितना क्या होने वाला है रियल मैड्रिड के साथ अगर सही में लामिन जमाल अपनी पोटेंशियल पे खड़े उतरता है तो। और रफीनिया की तो मैं
ज़्यादा बात करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। साला डेफिनेटली बैलन डोर कॉन्टेंडर की मतलब लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आप रखोगे, बट अब राफिनिया को से मतलब राफिनिया को इक्वली रखना पड़ेगा, क्योंकि राफिनिया जिन अपोजिशन के साथ स्कोर करता है ना, दोनों एल क्लासिको में उसने उसका 3 गोल है, बायर्न के अगेंस्ट 3 गोल है। सोचो आप कितने बड़े बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट उसकी गोल्स है। और राफिनिया ना पिछले 2 सालों के अंदर बिग गेम्स में हमेशा परफॉर्म करता है बार्सिलोना के लिए। सिर्फ इस सीजन तो उसने उसका रिडिम्पशन आया है, मतलब सबको दिख रहा है ये। पिछले सीजन भी उसका देखो पीएसजी के अगेंस्ट उसने अकेले 3 गोल मारा था दोनों लेग्स में मिलाकर। अगर वो रेड कार्ड नहीं होता वो गेम में निकाल लेता वो राफिनिया। मतलब राफिनिया तो मतलब अभी बार्सिलोना में कोई अगर सबसे बड़ा बिग गेम प्लेयर है ना वो राफिनिया है। उसकी वार्क रेट, उसकी फिनिशिंग, दूसरी मैचेस में उसकी फिनिशिंग अलग दिखती है और इस मैच मतलब बड़े गेम्स में फिनिशिंग उसकी अलग दिखती है। टोटली वर्ल्ड क्लास। उसके बाद अब मिडफील्ड की बात करोगे, पहले तो देखो मैं जब मैच देख रहा था ना, पहला 20 मिनट मुझे गाभी दिखा नहीं, मतलब उसके बाद मैंने देखा मतलब इस तरीके से गावी खेल रहा था ना, गावी ने बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट नहीं किया जैसे ओल्मो क्रिएट करते हैं ना। एक मैजिकल पास निकल जाता है, एक बहुत अच्छा शॉट्स ले लेता है, गावी ऐसा नहीं करता। गावी पता है नंबर 10 खेला गावी ने, नंबर 10 खेलते हुए उसने जो पासेस निकाला ना, नॉर्मल पासेस एक नॉर्मल एक स्ट्रेट पास कर देता है, फॉरवर्ड पास, उसी में बिग चांस क्रिएट हो जाता है। गावी का पहला 15-20 मिनट मुझे गेम दिखा नहीं, उसके बाद गावी बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे डर था गावी स्टार्ट कर रहा है, गावी अगर स्टार्टिंग में कार्ड वगैरह ले लें तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, बट मतलब थोड़ा बहुत अलग गेम देखने को मिला हमें गावी से, बिल्कुल ही मैच्योर। मतलब उसने 60 में से 70 मिनट खेल के एक भी कार्ड नहीं उठे ना, नो बैट चैलेंज, नो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब प्योर फुटबॉल खेला उसने। और पेड्री और बेलिंगहम की जो डिबेट होती है, ऑब्वियसली मैं बेलिंगहम के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा। बेलिंगहम का ऑब्वियसली गेम कल बहुत ज़्यादा खराब गया कि बेलिंगहम का, बट ऑब्वियसली आप सोलो ब्लेम बेलिंगहम के ऊपर नहीं डाल सकते। ऊपर से पेड्री, मतलब दोनों का प्रोफाइल अलग है, वो अलग डिबेट है। बट देखो कल पेड्री का गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया था। वो मैं बोल रहा था ना, बुली किया था रियल मैड्रिड को बार्सिलोना ने जो 10 मैन के साथ, उस चीज़ में मतलब पूरा क्रेडिट जाता है पेड्री को। पेड्री वो जो मिडफील्डर है, सोल क्रिएटर है हमारा मिडफील्ड में, वो उसके अराउंड हमारा मिडफील्ड घूमता रहता है और उससे हमारा फॉरवर्ड पासेस निकलता रहता है लेवा के लिए, लामिन के लिए, राफिनिया के लिए। तो पेड्री हमारा मिडफील्ड का मतलब माइस्ट्रो है जो बोलते हैं हम। मतलब पेड्री को हटा दोगे तो हमारा मिडफील्ड कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ। और उसके बाद कसाडो की बात करोगे, कसाडो देखो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करता, वो टाइम टू टाइम टैकल मारता है, सिंपल पासेस करता है। आप उधर खड़े रहोगे तो आपको पास निकल देता है, सिंपल, नो रिस्क, नो मतलब ज़्यादा कुछ रिस्क लेता ही नहीं है। मतलब वो सिंपल पासेस करता है, टैकल्स मारता है, जो डीएम को करना चाहिए। बेसिकली एक डीएम होने के नाते आपका जो जॉब है वही करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉल। जैसे क्रूज एक डीएम होता था, उसकी बॉल्स मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छा होता है। कसाडो उस तरीके की मिडफील्डर ही नहीं है। कसाडो होता है अपनी जगह रहेगा, उसके मतलब टाइम टू टाइम टैकल, टाइम टू टाइम पासेस, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा बैकलाइन बाल्डे, देखो बाल्डे के ऊपर हम स्पेस में थे, ट्विटर में कल बात कर रहे थे। बाल्डे भाई क्या ही गंदा खेला था फर्स्ट 30 मिनट्स के आसपास। बाल्डे बहुत सारे बॉल्स लूज कर रहा था, बहुत ख़राब खेला था बाल्डे बेसिकली। लेकिन उसके बाद बाल्डे ने जो खेला है ना, कसम से बताओ मज़ा आ गया सच में। मतलब बाल्डे गोल स्कोर कर सकता है। मैं एक बार के लिए बिलीव कर दूँ फेरेंडोरेस वगैरह आके गोल स्कोर कर देगा, पाउ विक्टर गोल स्कोर करेगा, तो बाल्डे गोल स्कोर करेगा इतना मतलब बिलीव करने लायक है नहीं। बट बाल्डे का फिनिश सही में बहुत बढ़िया था, बाल्डे का गेम बढ़िया था। कुंडे भाई, कुंडे के लिए अप्रिसिएशन तो बनता है। कुंडे ने विनीसियस को पूरी तरीके से रोक दिया था दोनों मैच में, दोनों एल क्लासिको में। मतलब उसने पहले होता था आरोहो वर्सेस विनी, और आरोहो विनी का बैटल बहुत बढ़िया रहता था, कभी आरोहो जीतता था, कभी विनी जीतता था। अभी कुंडे वर्सेस विनी होता है और सिंगल हैंडेडली कुंडे जीतता है, विनी आसपास भी नहीं आता। कल का गेम विनी का बहुत ज़्यादा खराब था, मतलब बेलिंगहम से भी बहुत ज़्यादा खराब था। उसके बाद हमारा सेंटर बैक पेयरिंग, इनिगो मार्टिनेज को इंजरी हो गया। अभी तो रिसेंटली रिपोर्ट आ रहा है कि वो 4-5 वीक तक बाहर जाएगा, तो इसका मतलब अब ये सोच के रखो आरोहो नहीं जा रहा। अगर इनिगो मार्टिनेज 5 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा है तो आरोहो को क्लब तो नहीं जाने देगा ऑब्वियसली। कैसे जाने देगा आपका एक टॉप सेंटर बैक अगर इंजर्ड हो जाए तो। देखो कल आरोहो आया, आरोहो का गेम भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। आरोहो का गेम देखो बेटर हो सकता था अगर हम 11 मैन के साथ खेलते। देखो ऑब्वियसली 10 मैन के साथ जब खेलते हो तो नो नॉनसेंस क्लियरेंस वगैरह होता है, तो मतलब वो सब चलता रहता है। बेसिकली आरोहो का गेम कल मुझे भी डिसेंट सा लगा, बहुत बढ़िया था। और कुबारसी भाई, कुबारसी का तो पता ही है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलूँगा देखो कल रेफरिंग जो है बहुत ही घटिया लगा मुझे। पहली बात तो देखो जो चुआमिनी वाला पेनल्टी था जो लेवा को मिला था, गाभी को बेसिकली मिला था पेनल्टी, लेवा ने स्कोर किया, वो चुआमिनी वाला वो
बच गया चुआमिनी, मैं बता रहा हूँ, चुआमिनी माफ़ करना, चुआमिनी, कामाविंगा था वो, बच गया कामाविंगा, क्योंकि वो अगर कोई दूसरा रेफरी रेड कार्ड भी दे देता ना, अब उसको डिबेट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बार्सिलोना रॉफ्ट हुई है कि रेड कार्ड मिलना ही चाहिए था, बट ये डिसीजंस बहुत सारे रेफरीज रेड कार्ड दे सकते हैं, बहुत सारे रेफरीज येलो कार्ड देंगे, बहुत सारे रेफरीज रेड कार्ड देंगे, तो एक तरीके से वो उधर सर्वाइव कर गया कामाविंगा। ऊपर से आप मतलब दूसरी प्लेयर्स की बात करोगे रियल मैड्रिड की तरफ से बता रहा हूँ, चुआमिनी बहुत ही गंदा डिफेंडिंग। यही फर्क होता है एक नॉर्मल सेंटर बैक, एक मतलब कैजुअल जो सेंटर बैक हमेशा खेलता है बचपन से, जो सेंटर बैक पोजीशन पे खेला, और जो मिडफील्डर जो जिसको आप सेंटर बैक पे ला रहे हो, उसमें डिफरेंस होता है। अगर बॉडी डिफेंड वगैरह देखो ना, सिंपल सी बात है, पहला जो गोल लामिन जमाल ने स्कोर किया, उसमें देखो लामिन जमाल ने उसको एक फेक शॉट लेने की कोशिश की राइट साइड से, तो चुआमिनी ने उस पर टैकल मारने की कोशिश की है, फिर लामिन जमाल ने लेफ्ट साइड से घूम के राइट फिनिश किया। तो एक नॉर्मल सेंटर बैक जो होता है ना, जो यूजुअल सेंटर बैक होते हैं, उनकी बॉडी डिफेंस ऐसी वर्क करती है ना, वो इतनी आसानी से टैकल्स नहीं मारते वो लोग, उनकी कंधे से जो मतलब फिजिकली जो कंधा मिलाते हैं ना, जैसे रूडीगर करता है वो कर सकते हैं, तो लामिन जमाल को रोक सकते थे उधर। लेकिन चुआमिनी एज ए मतलब सेंटर बैक, प्रॉपर सेंटर बैक है नहीं, तो वो चीज़ें नहीं कर सकता वो ना। आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, अब एसेंसियो को खिला सकते हो, बट आप नहीं खिला रहे हो, पता नहीं क्यों। आप हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना वो ट्रेनिंग में कैसे खेल रहा, हो सकता है वो ट्रेनिंग में अच्छा नहीं कर रहा होगा, बट आपको साइन करना था सेंटर बैक। फिर ये सब गलती तो हमारी नहीं है ना, आपकी गलती है, आपकी मैनेजमेंट की गलती है, आपको सेंटर बैक साइन करना चाहिए था। देखो कल सिर्फ चुआमिनी का नहीं, और लुकास वास्केस और मेंडी के बारे में क्या बात करूँ, उन दोनों की गेम तो मतलब बात करने लायक है नहीं। उनकी गेम मतलब क्या बोलूँगा, डस्टबिन में फैलाने लायक है, इस तरह की गेम है। और बेसिकली देखो ना, ये मतलब क्या बोलूँगा, आपकी यही होता है। आप देखो, आप टाइटल्स जीत रहे हो, बहुत सही बात है, बट आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, आप कारवाहल के बाद उसका कोई बैकअप ही नहीं है। लुकास वास्केस कोई बैकअप नहीं बनता, ठीक है, वो उसको आप कैप्टन आर्मबैंड दे दो, कुछ भी दे दो, वो मतलब वो बैकअप है नहीं। वो लुकास वास्केस पता है कौन सी टीम्स के लिए खेलने लायक प्लेयर है? प्रीमियर लीग में किसी टीम के लिए खेलने लायक प्लेयर नहीं है वो, ऑनेस्टली बताऊँ। मतलब स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए मैं प्रीमियर लीग के किसी क्लब के लिए भी, ला लीगा में खेलना चाहिए, सेविया वगैरह टीम के लिए। बाकी रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए अगर आपका राइट बैक इस तरीके की बेकार है, जो राफिनिया का मतलब राफिनिया का जो फर्स्ट गोल था, हमारा जो थर्ड गोल था बेसिकली उस गेम में, आप अगर लुकास वास्केस को देखो ना, मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ, ठीक है, हमारे लिए मजे ही मजे। आप अगर रियल मैड्रिड फैन देखो ना, इतना घटिया डिफेंडिंग में, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, कहाँ से सेंस ऑफ ह्यूमर बता रहा हूँ, मतलब एक सेंस नहीं है उसको डिफेंडिंग का। राफिनिया कहाँ से कहाँ तक एंट्री मार के एक हेडर, फ्री हेडर गोल मार के जा रहा है, कुंडे कहाँ से क्रॉस डाला है, आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा। मतलब ब्लाइंड, मतलब क्या सिली मिस्टेक्स क्या आप, मतलब एज ए डिफेंडर ये चीज़ें मिस्टेक्स आप मतलब लिस्ट नंबर ऑफ टाइम करोगे, आप जितना भी खराब हो जाओ। एक इंडियन डिफेंडर्स इतनी ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे जिस तरीके से ये लोग करते हैं, लुकास वास्केस स्पेशली और चुआमिनी। पूरा गेम खराब था। देखो कल का गेम एम्बापे, मतलब एक ही चीज़ पॉजिटिव था कल के गेम में, एम्बापे का पहला गोल। अब एम्बापे ने 2-3 शॉट्स भी जो लिए इनाकी पेना के सामने, वो भी बहुत बेहतरीन थे। मतलब बेसिकली एम्बापे का गेम बहुत बढ़िया था कल। विनी का स्टिंकर था, बेलिंगहम का स्टिंकर था। बेलिंगहम का क्यों स्टिंकर था? देखो ये तो कार्लो एंचेलोटी की मिस्टेक है। क्यों बता रहा हूँ, उन्होंने क्या सिस्टम खिलाया, देखो पास टू एम्बापे, मतलब पूरा गेम उनका था पास टू एम्बापे। इस चक्कर में बेलिंगहम बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहा था। विनी को तो कुंडे ने आइसोलेट कर रखा था। विनी का गेम देखो, ये चीज़ें बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करते हैं विनी के ऊपर। एम्बापे कितने सारे शॉट्स लेगा, एम्बापे कितना बढ़िया खेला, ये चीज़ डिपेंड करता है वो उसके विनी के ऊपर, क्योंकि विनी है ना वो टॉप असिस्ट प्रोवाइडर रियल मैड्रिड के, मतलब क्रिएशन की, मतलब बेलिंगहम और विनी जो है वो है। तो आपने विनी को आइसोलेट कर दिया और बेलिंगहम ऊपर चढ़ा है, एम्बापे को पासेस वगैरह उसके क्लोज खेलने की कोशिश है उसकी। और नीचे कौन है, मिडफील्ड में कौन है आपका, वेलवर्डे। और वेलवर्डे देखो, वेलवर्डे वो क्रिएटिव नहीं है ना, वेलवर्डे एक मिडफील्डर है, डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर की टाइप है। वो टैकल्स अच्छे से मारता है और उसने अच्छे से टैकल भी मारा कल, बहुत अच्छा। मतलब 2-3 टैकल तो इतने क्लीन थे, अगर वो बॉल के ऊपर नहीं होता ना, स्ट्रेट रेड कार्ड मिल जाता। इस तरीके के टैकल थे वेलवर्डे के, बहुत बढ़िया प्लेयर है। मतलब मिडफील्ड में वेलवर्डे अलग से मेहनत कर रहा था, और मिडफील्ड में कोई प्लेयर ही नहीं था ना। कामाविंगा अलग से खोया दिख रहा था, उसने ऑलरेडी पेनल्टी गिव अवे कर दिए थे, येलो कार्ड मिल चुका था। वो क्या करता बंदा, बेलिंगहम ऊपर चढ़ा है। आपके पास मिडफील्ड में कौन है, 2 बेलिंगहम और कामाविंगा की गेम बहुत खराब। और मिडफील्ड में कौन बचता है, वेलवर्डे। और पेड्री, कसाडो, गावी की मिडफील्ड में वेलवर्डे कहाँ क्या करेगा भाई,
उन्होंने बुली कर दिया वेलवर्डे को, इससे ज़्यादा और क्या करता। बाद में मॉड्रिच आया, मॉड्रिच भी क्या करता। तब तक जब तक मॉड्रिच आया था ना, गेम की इंटेंसिटी इस तरीके की चली गई थी, मेंटेलिटी इतना डाउन हो चुका था, तब रियल मैड्रिड और कुछ करने में मतलब आप 10 मैन के साथ भी 10 मैन अगेंस्ट बार्सिलोना के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ, यही चीज़ ह्यूमिलेशन है। आपको मिला था 35 मिनट के आसपास मिला था आपको, 35 मिनट क्या बोलूँगा, 40 मिनट्स के आसपास मिला था आपको 10 मैन बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो आपको अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैच जीत जाते, बट एटलीस्ट और 2 गोल और एक गोल तो स्कोर कर पाते, नहीं किया आपने। ये चीज़ ह्यूमिलेशन है, आपने बॉल ही नहीं जीत पाए मिडफील्ड में, ये चीज़ ह्यूमिलेशन है। तो देखना पड़ेगा यार। देखो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कार्लो एंचेलोटी की सैकिंग के बारे में, बट आई डोंट थिंक ये चीज़ें होने वाली है। बट सवाल बहुत सारे उठेंगे और आने वाले 2-3 रिजल्ट्स भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो इतना आसानी से सैकिंग नहीं होता, स्पेशली जब ऑब्वियसली मैं मानता हूँ एल क्लासिको जब हारते हो तो, और इस तरीके से हारते हो तो मतलब होती है बातचीत, बट थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 2-3 मैचेस की रिजल्ट और देख लो, फिर बात करते हैं उस बारे में। खैर एल क्लासिको में बात कर लिया। सुपर ऑब्वियसली बार्सिलोना ने अपना फर्स्ट टाइटल जीत चुका है। हांसी फ्लिक का वायदा हुआ है, फाइनल में उसका 100% रिकॉर्ड है। उसने अब तक जितने भी फाइनल्स खेला उतने सारे फाइनल्स जीता है उसने। इवन एज ए असिस्टेंट कोच उसने जर्मनी के साथ वर्ल्ड कप जीता है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। खैर इस सीजन तो बार्सिलोना का पहला ट्रॉफी उनको मिल चुका है जनवरी के मतलब मिडिल पे ही। खैर इसके बाद बात करते हैं अपना FA कप में जो मैच हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल। ये गेम भाई बहुत क्रेजी हुआ था। पहले ही 45 मिनट अलग और उसके बाद पूरा गेम अलग। पहले 45 मिनट में इस गेम इस तरीके से चल रहा था ना, मुझे लिटरली नींद आ रही है। मतलब अगर अब वो मैच 12 बजे होता ना, मैं सो गया होता, 45 मिनट पर सो गया होता। इस तरीके का गेम था वो, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है दोनों टीमों को बस दोनों टीमें हारना अवॉइड कर रही है। इस तरीके से खेल रही थी दोनों टीमें, बोथ यूनाइटेड एंड आर्सेनल। दोनों टीमें डिफेंस कर रही थी, ज़्यादा कुछ अटैक में क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। गेम तब इंटरेस्टिंग बना जब ब्रूनो ने गोल मारा, और ब्रूनो का गेम बहुत बेहतरीन था। मतलब क्या फिनिशिंग था भाई, मास्टर क्लास था ब्रूनो का, एकदम परफेक्ट, इंच परफेक्ट वो गोल था। कर्ल हो गया एकदम राइट फिनिश, बहुत बढ़िया। और गार्नाचो का भी गेम बढ़िया था। उसके बाद गेम धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। और भाई क्या बोलूँगा, यूनाइटेड ये गेम बहुत पहले ही जीत जाता अगर डियोगो डैलोट को वो रेड कार्ड नहीं मिला होता तो। एक तो डैलोट इतना चूतिया है ना, क्या बोलूँ मैं। पहले एक तो डैलोट के लिए ऊपर मुझे डैलोट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बताऊँ। और डैलोट इतना मतलब क्या ज़रूरत थी आपको, वो आप ऑलरेडी एक योलो पे हो, क्या ज़रूरत थी कि मतलब जो कि टैकल आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप उस टैकल पे के लिए जा रहे हो और आपने एक बहुत ही गंदा रेड कार्ड उठाया और मैच को इतना दूर तक खींचा। लकी है यूनाइटेड की जीत गए, ठीक है। मैं लकी मतलब इस सेंस से बोल रहा हूँ कि आर्सेनल ने जिस तरीके से चांसेस मिस किया। ऑब्वियसली रेफरिंग की तो रेफरिंग की क्या बात करूँ मैं एक्स्ट्रा तरीके से, आपको सबको पता है, दिखा है क्या चीज़ें हुई है। मतलब इवन आर्सेनल फैंस भी बोलेंगे कि रेफरिंग किस तरीके से हुई है। वो लोग भी बोलेंगे कि क्या मतलब वो लोग भी डिजर्व नहीं करते थे मैच जीतना, और सो डिजर्विंगली यूनाइटेड जीता भी है मैच, ठीक है। तो मतलब देखो 10 मैन होने के बाद यूनाइटेड के पास स्कोर कोई चारा भी नहीं था ना, वो लोग 10 मैन डिफेंड ही कर सकते थे और डिफेंड ही किया और बेहतरीन डिफेंडिंग किया। हैट्स ऑफ टू हैरी मैगुएर, हैट्स ऑफ टू डिलीट लीचा, मतलब सबने जो बढ़िया गेम खेला ना, स्पेशली हमने सेंटर बैक यूनाइटेड के लिए बहुत ही बेहतरीन। स्पेशली मैं बोलूँगा डिलीट और मैगुएर बहुत गांड फाड़ गेम खेले, सीरियसली बताऊँ। और गेम बोलूँगा मतलब मतलब उगाड़ते का गेम मिडफील्ड में बात करूँगा तो बहुत बढ़िया गया। इसके अलावा और क्या था गेम में यार, मतलब ब्रूनो को तो मैंने बात ही किया, उसने जो गोल मारा उसकी जो मतलब ब्रूनो तो हमेशा करता ही रहता है। गार्नाचो का गेम ठीक ठाक गया था। उसके अलावा जो था हमारे से मतलब जो डिफेंस लाइन जो था वही था। और बायन डियर्स क्या बोलूँगा मैं, ओनानो मतलब मैं तो बोलूँगा अगले मैचेस में भी बायन डियर को चालू रखो आप। ओनानो को अच्छे मतलब ये सब यंग गोलकीपर जो ये सब परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। मतलब उनके अंदर क्वालिटी हमेशा से होती है, उनको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। 1-2 मैच यही वो मैच होता है जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस पीक करता है। तो उनको पिछले 1 और 2-3 मैचेस उनको स्टार्ट दो, उनको खिलाओ, उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाओ, फ्यूचर के लिए ग्रूम करो। और क्या पता अगर वो ओनाना से अच्छा खेल जाए तो उसको ओनाना से आगे खिलाओ, क्या दिक्कत है। कंपटीशन हमेशा ही रहना चाहिए। बायन डियर का गेम कल इतना बेहतरीन था, पेनल्टी सेव किया। और पेनल्टी तो भाई वो किसी एंगल से पेनल्टी नहीं था, वो पूरी तरह से फेवर किया गया आर्सेनल को। देखो ऑब्वियसली आर्सेनल की फेवर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बट रेफरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ख़राब थी रेफरिंग, मतलब बहुत सारे डिसीजंस गलत गए। पेनल्टी हो गया, बहुत सारे टैकल्स भी, मतलब क्या बोलूँगा मैं, बहुत सारे टैकल्स जो कि आर्सेनल को इवन रेड कार्ड मिल जाता अगर वो ख़राब रेफरिंग नहीं होता तो। खैर उस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मतलब ओवरऑल गेम बोलूँगा यूनाइटेड के लिए पिछले लिवरपूल का वाला गेम बहुत बेहतरीन खेला।
ये वाला गेम बहुत बेहतरीन खेला। एक चीज़ जो चेंज हुआ है ना 10X से अमोरिम का, वो है मेंटेलिटी का चेंज। आप गेम प्ले देखो, गेम प्ले सेम प्लेयर्स है तो गेम प्ले में बहुत ज़्यादा इंप्रूव आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको टैक्टिकल चेंज मिलेगा बट चेंजेस देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल मतलब गेम प्ले में उतना सुधार नहीं देखने को मिला। बट मेंटेलिटी आप देखो, पहले अगर 10X के अंडर में ये टीम बोलता रहा हूँ कम से कम 4 गोल खाती, गारंटी है, लिख के ले लो, आपका यहाँ पे लिखना है। बट अमोरिम ने बहुत चेंज किया, मतलब ये आपको दिखता है। अमोरिम जो प्रोजेक्ट लेके आया, वो जो मेंटेलिटी लेके आया, वो दिखता है आपको। अब मैं तो कहता हूँ बैक करो अमोरिम को, साइनिंग्स दो धीरे धीरे, रश मत करो, कुछ भी रश मत करो। आपको देखना पड़ेगा कौन सी प्लेयर्स बाहर जाना है, कौन सी प्लेयर्स को बेचना है, धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग्स कर ले, धीरे धीरे साइनिंग्स करो, डिसेंट साइनिंग करो, स्मार्ट साइनिंग करो। 40-50 मिलियन की जो प्लेयर्स होते हैं उनकी साइनिंग करो। ऐसा नहीं कि 80-90 मिलियन फेंक के मार दिया किसी के ऊपर, वो साइनिंग कर ले, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो प्लेयर्स वार्क रेट ज़्यादा दिखाते हैं ना, उन्हीं प्लेयर्स को साइन करो। वो अमोरिम के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। जैसे रफीनिया जैसे प्लेयर, रफीनिया कोई पहले कोई था नहीं प्लेयर 100-150 मिलियन का, वो था 40-50 मिलियन का। किसको पता था वो लीड्स यूनाइटेड के से आने के बाद, बार्सिलोना के आने के बाद 2-3 साल बाद बैलन डोर साउथ में होगा, बैलन डोर में टॉप पोजीशन पे होगा। अभी ऐसे प्लेयर्स ही चाहिए अमोरिम के अंडर भी, सेम जो लोग वार्क रेट बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। जो देखते हैं क्या होता है फिर फ्यूचर में। अगर अमोरिम के अंडर मुझे लगता है ये यूनाइटेड सेटल होगी, वो पुराने दिन हमें वापस देखने को मिल सकते हैं, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बैकिंग देनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट साइनिंग करनी पड़ेगी, ना कि 10X की तरह एंटोनी उठा के लेके आगे 90 मिलियन में। तो मतलब थोड़ा समझदारी तो आपको दिखाना पड़ेगा। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, बहुत कुछ बोल दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।